दोस्तों एमडीसी हिंदी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी के उद्भव एवं विकास का वर्णन करें। हिंदी कहानी के उद्भव किस तरह से हुआ था, जो हिंदी कहानी उसका उद्भव कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आपको बताना, वर्णन करना है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, बार-बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी कहानी को लेकर के, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, फिक्स है कि ये 15 नंबर में पूछा जाएगा। अगर 15 नंबर में नहीं आता तो 5 नंबर में आएगा तो आएगा। हालाँकि ये क्वेश्चन अभी तक सिर्फ 15 नंबर में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान दें कि ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिल्कुल डिटेल में इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग समझेंगे। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन के आंसर को तभी समझ पाएंगे जब आप सारे क्वेश्चन के आंसर को अंत तक देखेंगे, ठीक है? वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। और क्वेश्चन को अगर किसी भी तरह से घुमा के देगा तो आप आंसर को कर पाएंगे, ठीक है? इसके लिए क्या, तो आप लोग वीडियो को अंत तक, आपके लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग खुद देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए। हो सके तो आप लोग इसको कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है? सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा कि आप लोग इसको कॉपी में नोट करते चलिए। समझते दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कि हिंदी कहानी के किस तरह से उद्भव हुआ, इसका हुआ और किस तरह से इसका विकास हुआ है। एक छोटा सा यहाँ पर भूमिका लिखा है, बस उसको थोड़ा सा समझते हैं। कहा जा रहा है कि हिंदी कहानी आधुनिक हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण गद्य विद्या है। क्या? तो ये गद्य विद्या है जिसमें जीवन की घटनाओं, अनुभवों और भावनाओं को संक्षिप्त, प्रभावी और रोचक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जो हिंदी कहानी है वो आधुनिक हिंदी साहित्य का, मतलब आज का जो हिंदी साहित्य लिखा जाता है उसका एक महत्वपूर्ण गद्य विद्या है, ठीक है? मतलब एक कह सकते हैं एक तरीका है ये, जिसमें जीवन की घटनाओं को लिखा जाता है, अनुभवों और भावनाओं को संक्षिप्त, प्रभावी और रोचक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। हिंदी कहानी का विकास धीरे धीरे हुआ है। प्रारंभ में यह केवल मनोरंजन और नैतिक शिक्षा का माध्यम थी। कहा जा रहा है कि हिंदी कहानी का जो विकास है वो बहुत ही धीरे धीरे हुआ है। सबसे पहले जब हिंदी में कुछ चीजें लिखा जाता था तो प्रारंभ में केवल मनोरंजन के लिए या फिर नैतिक शिक्षा के लिए लिखा जाता था, मतलब इसका एक माध्यम था कि सिर्फ नैतिक शिक्षा देना है या फिर मनोरंजन करना है हिंदी के कहानी से। लेकिन समय के साथ यह समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करने वाली एक सशक्त विधा बन गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उस तरह से ये जो हिंदी कहानी है वो क्या बन गया, तो वास्तविकता को प्रस्तुत करने वाली, जो समाज की वास्तविकता है उसको प्रस्तुत करने वाली एक सशक्त विधा ये बना है। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे कि हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ है, इसका ओरिजिन क्या रहा है और किस तरह से हिंदी कहानी का विकास हुआ है। पहले हम लोग उद्भव को समझते हैं। पहले हम लोग देखते हैं प्राचीन कथा परंपरा का प्रभाव। जो पहले जमाने में, जो प्राचीन जमाने में कथाएं लिखी जाती थी, जो परंपराएं थी, उसका क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ा है। हिंदी कहानी का उद्भव प्राचीन भारतीय कथा परंपरा से जुड़ा हुआ है। क्या कहा जा रहा है कि जो हिंदी कहानी का उद्भव है, जो शुरुआत है, उद्भव मतलब होता है शुरुआत, ठीक है? प्राचीन भारतीय कथा परंपरा से जुड़ा हुआ है। पहले से ही भारत में पंचतंत्र, हितोपदेश, लोक कथाएं और धार्मिक कथाएं प्रचलित थी। उस टाइम में ये सारी चीजें वहां पर लिखी जाती थी। इन कथाओं में मनोरंजन और शिक्षा का तत्व तो था, लेकिन आधुनिक कहानी जैसी संरचना, जैसे कि कथानक नहीं था, चरित्र नहीं था या फिर यथार्थ नहीं थी। यही परंपरा आगे चलकर आधुनिक कहानी के लिए आधार बनी। पहले भी क्या है, तो हिंदी में कहानी लिखे जाते थे, हिंदी कहानी हुआ करते थे, लेकिन वो सिर्फ मनोरंजन का विषय हुआ करता था। जो राजा महाराजा होते थे सिर्फ उनके बारे में लिखे जाते थे, जो बड़े बड़े ऋषि होते थे सिर्फ उनके बारे में लिखे जाते थे कि वो क्या है, कैसे है, किस तरह से रहते हैं। लेकिन आज के टाइम में क्या है, तो जो हिंदी कहानी है वो कैसे लिखा जाता है, तो कोई पात्र होता है, जैसे कि राम हो गए, श्याम हो गया, सीता हो गया, ठीक है? इस तरह से कोई पात्र होता है और वो कहानी के माध्यम से क्या करते हैं, डायलॉग करते हैं, संवाद करते हैं, और वो जो कहानी आपको बिल्कुल जीवंत लगता है। जिस तरह से आपने पिछले मेरे वीडियो में देखा कि पूस की रात हो, कफन हो, ठीक है? उस तरह से जो पुरस्कार कहानी, उसमें आप देखते हुए कोई वो रियल घटना नहीं था, लेकिन वो एक कहानी था, जबकि वो जीवंत लगता है आपको पढ़ने में, समझने में। तो उसी तरह से इसका शुरुआत यहाँ से प्राचीन टाइम से धीरे धीरे इस तरह से होता गया। आगे हम लोग देखते हैं पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव। पाश्चात्य साहित्य मतलब जो पश्चिम के साहित्य हैं, जो अंग्रेजी साहित्य हैं, जो वेस्टर्न साहित्य है, उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अंग्रेजों के आगमन के बाद भारतीय साहित्य पर जो पाश्चात्य या फिर जो वेस्टर्न साहित्य का प्रभाव पड़ा, पाश्चात्य मतलब जो पश्चिमी साहित्य है, ठीक है, उसका यहाँ पर प्रभाव देखने को मिला। अंग्रेजी कहानियों में संक्षिप्तता, कथानक की एकता और यथार्थवाद जैसे गुण थे। उनकी जो कहानी लिखी जाती थी, उनके द्वारा जो कहानियां लिखी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, उनकी कहानियों में संक्षिप्तता था, मतलब बहुत ही छोटे छोटे कहानी, और जो अनावश्यक बातें उसको नहीं लिखा जाता था, जो सिर्फ काम का बात है सिर्फ उसको लिखा जाता था, तो संक्षिप्तता वहां पर देखने को मिलता था। कथानक की एकता मतलब पूरे जो कहानी वो सिर्फ एक बिंदु पर केंद्रित होता था, और यथार्थ जैसे गुण देखने को मिलते थे, मतलब जो वास्तविक चीज है उसके ऊपर लिखा जाता था, जो अंग्रेजों के द्वारा लिखा जाता था, ठीक है? जिनमें हिंदी लेखकों ने प्रेरणा ली। और इससे क्या है, तो जो हिंदी लेखक थे उसने क्या क्या प्रेरणा लिया, अंग्रेजों के या फिर जो वेस्टर्न साहित्य उससे प्रेरणा लिया। इससे हिंदी कहानी को एक नया रूप और दिशा मिला, ठीक है? और इससे क्या हुआ, जो हिंदी कहानी के लेखक थे उनको एक नया रूप मिला और दिशा मिल पाया। तो इस तरह से जो हिंदी कहानी उसका उद्भव हो रहा है।
अगला जो पॉइंट देखेंगे वो है छापाखाना और पत्रिकाओं का योगदान। छापाखाना धीरे धीरे खुल गया और जो पत्र पत्रिकाएं छपने लगी उसका योगदान भी देखने को मिला हिंदी कहानी के उद्भव में, उसके शुरुआत में। हिंदी कहानी के उद्भव में छापाखाना और पत्र पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो हिंदी कहानी है उसके उद्भव में छापाखाना और पत्र पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विशेष रूप से सरस्वती पत्रिका ने कहानी को मंच प्रदान किया। जो सरस्वती पत्रिका थी उसने कहानी को मंच प्रदान किया, मतलब इसके माध्यम से अब कहानियों को लिखा जाने लगा, संवाद के तरीके से लिखा जाने लगा, संक्षिप्तता देकर के लिखा जाने लगा। ठीक है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से नई नई कहानियां प्रकाशित होने लगी, जिससे कहानी विधा का विकास हुआ। और इस तरह से क्या, तो कहानी विधा का विकास हुआ। पहले भी कहानी लिखे जाते थे, लेकिन वो किस लिए, सिर्फ राजा के जीवन के लिए या फिर किसी के जीवन के बारे में कहानी लिखी जाती थी, या फिर कोई कहानी इसलिए लिखा जाता ताकि उससे मनोरंजन हो सके या फिर नैतिक शिक्षा मिल सके। लेकिन धीरे धीरे इसका विकास हुआ, छापाखाना आया, जो वेस्टर्न कल्चर था वो यहाँ पर देखने को मिला, जो प्राचीन समय में कहानी लिखा जाता उससे सीख मिला। ठीक है, तो इस तरह से जो हिंदी कहानी उसका विकास होने लगा, उस तरह से उसका उद्भव होने लगा। अगला जो पॉइंट हम लोग देखेंगे वो है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में कई बदलाव आए, जैसे कि शिक्षा का प्रसार, सामाजिक सुधार आंदोलन आदि। इन परिवर्तनों ने लोगों को अपने जीवन की समस्याओं और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। इन्हीं के जमाने में जो 19वीं सदी, यहीं पर आप देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का कहानी आपको देखने को मिलता है। जो जयप्रकाश कह सकते हैं, जो प्रसाद जी है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने कहानियों लिखना शुरू किया। तो 19वीं सदी में बड़ा बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी कारण कहानी में समाज की वास्तविकता आने लगी और यह विधा विकसित हुई। कहा जा रहा है कि इन परिवर्तनों ने लोगों को अपने जीवन की समस्याओं और अनुभवों का व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया, और इसी कारण से कहानी में समाज की वास्तविकता आने लगी और यह विधा विकसित होने लगी। जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं या फिर जो जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने समाज की वास्तविकता के बारे में लिखा, तो यहीं से इसका शुरुआत होता है। आगे देखते हैं प्रारंभिक कहानीकारों का योगदान। जो इसके बाद प्रारंभिक कहानीकार हुए, प्राचीन चीजों के होते होते जब यहाँ तक पहुंचा समाज, अपनी समस्याओं को उजागर करने तक पहुंचा, तो उसके बाद जो प्रारंभिक कहानीकार थे उसका क्या योगदान रहा हिंदी के विकास में, हिंदी कहानी के उद्भव में। ठीक है, हिंदी कहानी के उद्भव में प्रारंभिक लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किशोरीलाल गोस्वामी, ये बहुत ही पुराने हिंदी के कहानीकार हैं। जैसे इंदुमती को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना जाता है। इनके जो किशोरीलाल गोस्वामी, इंदुमती इनके द्वारा सबसे पहला कहानी लिखा गया, हिंदी की मौलिक कहानी इसको माना जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले हिंदी कहानी किसने लिखा था, तो ये किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा इंदुमती लिखा गया था। इसके बाद अन्य लेखकों ने भी कहानी लिखनी शुरू की और यह विधा धीरे धीरे स्थापित हो गई, और धीरे धीरे क्या, तो ये प्रचलन में आ गया, लोगों ने इसको तरीका समझ लिया और इस तरह से लिखना शुरू किया। आगे आप जो पढ़ते हैं, जो पुरस्कार कहानी पढ़ते हैं, पूस की रात पढ़ते हैं, कफन पढ़ते हैं, जो गोदान पढ़ते हैं, ये सारे क्या है, यहीं पर से तो देखने को मिलते हैं। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ। अपने उद्भव को समझ लिया, ओरिजिन को समझ लिया, किस तरह से इसका उद्भव हुआ, ठीक है, जन्म हुआ। आगे देखते हैं कि इसका किस तरह से विकास हुआ। मतलब जैसे कोई भी बच्चा होता है, वो जन्म लेता है तो उसको बोलते हैं उद्भव, ठीक है, उसका क्या हुआ, ओरिजिन, वो शुरुआत होगा। लेकिन बच्चा बच्चा ही थोड़े रहेगा, उसका वो बड़ा भी होगा, ठीक है, लंबा भी होगा, बड़ा भी होगा। तो हिंदी कहानी का उसी तरह से किस तरह से विकास हुआ, उस चीज को यहाँ पर देखेंगे। पहला पॉइंट है प्रारंभिक विकास, मतलब आदर्शवादी चरण। आदर्शवादी का मतलब होता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम आपको एक रिचार्ज वाला, पिछले वीडियो में हम आपको एक उदाहरण देते हैं रिचार्ज वाला। जैसे अगर आप किसी कंपनी का सिम यूज करते हैं, तो आप 6 साल से 7 साल से उसकी सिम को यूज कर रहे हैं, तो आपके मन में ये विचार आता होगा कि अगर हम इतने साल से इस चीज को यूज कर रहे हैं, तो जो कंपनी का मालिक उसको भी सोचना चाहिए कि हमको 10 दिन 15 दिन या फिर 1 महीना फ्री दे दे। इसको बोलते हैं आदर्शवादी सोच। यहीं पर जो यथार्थवादी है वो ये है कि आप अगर रिचार्ज खत्म हो जाता है आपका, तो 1 सेकंड भी आपका एक्स्ट्रा नहीं चलेगा। ये है यथार्थवादी। आदर्शवादी और यथार्थवादी में आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रारंभिक विकास हम लोग देखते हैं जब यथार्थवादी चरण चल रहा था, मतलब कि आदर्शवादी चरण चल रहा था। हिंदी कहानी का प्रारंभिक विकास 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ, जब कहानी एक नई विधा के रूप में उभर रही थी। इस समय की कहानियां मुख्यतः आदर्शवादी होती थी, और उस टाइम में जो कहानी है वो क्या होना चाहिए उस पर लिखा जाता था, ठीक है, जिनका उद्देश्य पाठकों को नैतिक शिक्षा देना और उनका मनोरंजन करना था। मतलब इन चीजों पर लिखा जाता था कि कोई भी चोर चोरी नहीं करना चाहिए, किसी भी चोर को चोरी नहीं करना चाहिए, किसी को भी गाली नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ नैतिक शिक्षा कि इंसान को किस तरह से रहना चाहिए, इंसान को क्या गलत चीज नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों के लिए कहानी का विकास हुआ करता था। कथानक सरल और सीधा होता था तथा पात्रों का चित्रण गहराई से नहीं किया जाता था, और जो पात्र होते थे उसमें उसका चित्रण गहराई से नहीं किया जाता था। मतलब वो क्या सोचता है, क्या नाम है, किस तरह से वो डायलॉग करता है, इन सब चीजों के बारे में बहुत ही कम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो प्रारंभिक विकास इस तरह से हुआ, वहां पर आदर्शवादी चरण देखने को मिलता है।
आगे इसमें कहा जा रहा है कि किशोरी लाल गोस्वामी जैसे लेखकों ने इस चरण में कहानी की नींव रखी, क्योंकि जो किशोरी लाल गोस्वामी इनके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो इस चरण में इनकी कहानियों नींव रखते हैं। यानी इस समय कहानी सीखने और प्रारंभिक निर्माण की अवस्था में थी। इस टाइम क्या है, तो जो हिंदी कहानी वो सीखने के चरण में या फिर जो प्रारंभिक निर्माण उस अवस्था में चल रहा था। ठीक है, तो प्रारंभिक विकास इस तरह से देखने को मिलता है। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग विकास देखेंगे हिंदी कहानी का, वो है यथार्थवादी विकास। अब यथार्थवादी का समय आया, प्रेमचंद युग यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो यथार्थवादी विकास है इसको प्रेमचंद युग भी कहा जाता है, क्योंकि प्रेमचंद जी के द्वारा जो भी कहानी लिखी गई वो यथार्थवादी पर लिखा गया। मतलब जो वास्तविक चीजें जो समाज में घटित होता है, जिस लोगों पर घटित होता है, जो समाज में वास्तविक चीजें उसके ऊपर लिखा जाता था। ठीक है, तो यथार्थवादी विकास यहाँ पर देखने को मिलता है, प्रेमचंद युग इसको कहा जाता है। इसके बाद हिंदी कहानी का वास्तविक और महत्वपूर्ण विकास हुआ। कहा जा रहा है कि इसके बाद ही क्या है, तो हिंदी कहानी का वास्तविक और महत्वपूर्ण विकास हुआ है, जिसका श्रेय मुंशी प्रेमचंद जी को जाता है। उन्होंने कहानी को आदर्शवादी से निकालकर यथार्थवाद की ओर मोड़ा, क्योंकि आपको पता है कि जो गोस्वामी थे उनके द्वारा आदर्शवादी चीजों को लिखा जा रहा था, आदर्शवादी कहानी लिखे जा रहे थे, लेकिन ये जो प्रेमचंद है इन्होंने क्या किया, तो इसको निकाल करके यथार्थवाद की ओर मोड़ दिया। इस चरण में कहानियां समाज की वास्तविक समस्याओं जैसे कि गरीबी, शोषण, अन्याय को दिखाने लगी। और इस टाइम में जो प्रेमचंद युग आया उस टाइम में क्या, तो जो कहानी, जो हिंदी कहानी वो समाज की समस्याओं को दिखाने लगा कि वास्तविक समस्याएं समाज में है क्या। जबकि जो इससे पहले प्रारंभिक टाइम था, जो प्रारंभिक विकास का समय चल रहा था, जो गोस्वामी का समय था, उस टाइम में आदर्शवादी चीजों को दिखाया जा रहा था कि किस तरह से समाज होना चाहिए। लेकिन जब प्रेमचंद युग आया तो वो ये दिखाया कि वास्तविक समाज है क्या। पात्र आम आदमी से जुड़े हुए होते थे, जिससे पाठक कहानी से खुद जोड़ पाता था। ठीक है, जो पात्र है वो किसी ना जो कह सकते हैं कि जो पात्र है वो किसी आम आदमी से जुड़ा होता है। मतलब किसानों के बारे में वो लिखते थे, मजदूरों के बारे में लिखते थे, स्त्री के बारे में लिखते थे, ठीक है, दलितों के बारे में लिखते थे, तो उनसे वो पाठक जो वो खुद को जोड़ पाता था। इस चरण में कहानी जीवन की सच्चाई का दर्पण बन गई। और ये जो चरण था प्रेमचंद युग का, इस टाइम में कहानी जीवन की सच्चाई का एक दर्पण बन गई कि वास्तविक जीवन किस तरह से है। अगला जो इसका विकास हुआ है प्रगतिवादी विकास। प्रगतिवादी विकास मतलब सामाजिक चेतना का चरण आया। सामाजिक चेतना का चरण यहाँ पर देखने को मिलता है 1936 के बाद, मतलब जब मुंशी प्रेमचंद जी का डेथ हो गया, जब इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद का टाइम को प्रगतिवादी विकास कहा जाता है। 1936 के बाद हिंदी कहानी में प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ा। इस समय कहानी का उद्देश्य केवल समाज को दिखाना नहीं बल्कि उसे बदलने की प्रेरणा देना भी हो गया। अब जो मुंशी प्रेमचंद जी ने वास्तविकता को दिखाया, समाज की वास्तविकता को दिखाया था, उसके बाद जो समय आया, उसके बाद जो युग आया प्रगतिवादी का विकास का युग जो आया, सामाजिक चेतना का जो चरण आया, उस टाइम में जो कहानीकार रहे, उस कहानीकारों ने सिर्फ ये नहीं दिखाया कि समस्या क्या है, बल्कि उसके हल के बारे में बताया, उसके उपाय के बारे में भी सुझाया। कहानियों में मजदूर, किसान और निम्न वर्ग के जीवन तथा उनके संघर्ष को प्रमुखता दी गई। लेखक शोषण और असमानता के खिलाफ आवाज उठाने लगे। यानी इस चरण में कहानी समाज सुधार का माध्यम बन गई। और इस टाइम में आते आते जो सामाजिक चेतना का चरण ये बन गया, समाज को सुधारने के लिए बात होने लगे। अगला जो पॉइंट है वो है मनोवैज्ञानिक और नई कहानी का विकास। इस तरह से हिंदी कहानी का विकास हुआ। जो चौथा चरण है वो है मनोवैज्ञानिक और नई कहानी का विकास यहाँ से शुरू होने लगा। स्वतंत्रता के बाद हिंदी कहानी में एक नया मोड़ आया, जहां लेखक समाज के साथ साथ व्यक्ति के मन और उसकी आंतरिक भावनाओं पर भी ध्यान देने लगा। क्या कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद हिंदी कहानी में एक नया मोड़ आया, जहां लेखक समाज के साथ साथ व्यक्ति के मन और उसकी आंतरिक भावनाओं पर भी विशेष ध्यान देने लगा कि अब उसके मन में क्या है, इन चीजों को भी वो लिखने लगा। कहानियों में व्यक्ति का अकेलापन, तनाव, संबंधों की जटिलता और मानसिक स्थिति का चित्रण होने लगा। अब जो कहानीकार है वो सिर्फ समाज की समस्याओं, उसके समाधान को नहीं दिखाता, बल्कि लोग क्या सोचते हैं उस चीज को भी दिखाने लगा। इस चरण में कहानी मनुष्य के अंदर की दुनिया को समझाने लगी। और ये जो चरण आया इस टाइम में जो हिंदी कहानी वो मनुष्य के अंदर की दुनिया को समझाने लगी। मतलब जो मनुष्य करता है और उसका दिमाग में क्या चलता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, मतलब हम सोच कुछ और रहे हैं और करेंगे कुछ और, तो इस चीज को भी वो दिखाने लगा। पांचों जो यहाँ पर चरण देखने को मिलता है हिंदी कहानी का वो है समकालीन विकास, जो आज के टाइम में यहाँ पर चल रहा है। विविधता और प्रयोग, विविधता और प्रयोग जो आज के टाइम में कहानी आप देखते हैं। आधुनिक समय में हिंदी कहानी में विविधता और नए नए प्रयोग देखने को मिलते हैं। अब कहानियां केवल एक विषय तक सीमित नहीं है, बल्कि स्त्री विमर्श, दलित साहित्य, सामाजिक बदलाव, तकनीक और आधुनिक जीवन की समस्याओं को भी शामिल करती है। यानी आज की कहानी हर पहलू को छूने वाली व्यापक विधा बन चुकी है। आज का जो कहानी लिखा जाता है वो इन सभी समस्याओं को समाहित करता है, सभी बातों को क्या करता है, तो समाहित करता है और बताता है कि समाज हमारा कैसा है, किस तरह से निपटा जा सकता है, सभी चीजों को ये लेता है। तो इस तरह से जो हिंदी साहित्य या फिर जो हिंदी कहानी उसका उद्भव और विकास हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया किस तरह से इसका विकास हुआ है। सारे पॉइंट को अगर आपने देखा होगा, मेरे पूरे वीडियो को आपने
समझा होगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। एक छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा कि इस प्रकार हिंदी कहानी का उद्भव 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ और विभिन्न चरणों से गुजरते हुए यह एक परिपक्व साहित्य विधा बन गई। मुंशी प्रेमचंद जैसे लेखकों ने इसे वास्तविक जीवन से जोड़ा और प्रगतिवादी विचारधारा ने इसे समाज परिवर्तन का माध्यम बनाया। जब प्रगतिवादी विचारधारा आया तो उसने क्या किया, समाज की समस्याओं को नहीं दिखाया बल्कि समाज को सुधारने के उपाय को भी दिखाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से क्या करें, आप निष्कर्ष को लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। एक छोटा सा आप लोग को काम करना है, वीडियो को शेयर करना है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि आपके लिए हम प्लेलिस्ट बना दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी उस लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ जो आपके दोस्त हैं, जो आपके भाई बहन, जो आपके मित्र हैं, जो आपके सहपाठी हैं, जो आपसे छोटे हैं बड़े, उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो भी अच्छे से सही चैनल से तैयारी कर सके, समझ के पढ़ सके और एग्जाम अच्छे मार्क्स ला सके। क्योंकि आपको पता है कि अभी सीजीपीए का टाइम चल रहा है, एसजीपीए का टाइम चल रहा है, तो आप अगर अच्छे से मार्क्स नहीं लाएंगे तो आप सेमेस्टर 7-8 नहीं कर पाएंगे, आपका ग्रेजुएशन खराब होगा। इसके लिए क्या है, तो आप लोग सही चैनल से पढ़िए, तैयारी कीजिए, समझिए चीजों को और एग्जाम में अच्छे से लिखिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर समझ में आएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।